हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 12th की मैथ में बालाजी प्रकाशन से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 11.2 का पार्ट 3 एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट फलन के अनुप्रयोग के क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने दो पार्ट में ये देखा कि उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट फलन के उपयोग कैसे किए जाते हैं। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट किया अपने पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये 4 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आसान है, आसान से आसान मेथड से बताया जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निश्चित परिमाप वाले आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होता है। तो यदि ऐसा आयत, कोई एक ऐसा आयत जिसका परिमाप क्या हो, निश्चित हो, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो बहुत ऐसे आयत, बहुत सारे ऐसे आयत हैं, बहुत सारे ऐसे आयत हैं जिनके परिमाप निश्चित हैं। यानी कि परिमाप दे दिया जाए, इसका 12 मीटर दे दिया जाए, इसका 12 मीटर दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, इसका 12 मीटर ही है, आयत का परिमाप 12 मीटर ही है। अब हम लंबाई चौड़ाई को बदल बदल कर जितने भी रखेंगे उनमें एक ऐसी आकृति बनेगी जिसका नाम है वर्ग, उसका एरिया उच्चिष्ट होगा। यानी जब ये आयत 12 मीटर वाले आयत, 12 मीटर परिमाप वाले आयत, परिमाप मतलब चारों ओर 12 मीटर की रस्सी है, उससे हम एरिया निकालना चाहते हैं, अधिकतम एरिया निकालना चाहते हैं, खूब अधिकतम एरिया निकालना चाहते हैं। तो अधिकतम एरिया उसी का आएगा जो क्या होगा, उसके द्वारा वर्ग बनाया जाएगा। यानी उस 12 मीटर की रस्सी से क्या बना जाएगा, वर्ग जब बन जाएगा तो वो अधिकतम क्षेत्रफल आने वाला है। ठीक है, तो जितने भी परिमाप बनेंगे, 12 मीटर वाले जितने भी परिमाप वाले आयत बनेंगे, उनमें उसी का एरिया उच्चिष्ट होगा जो वर्ग होगा। ठीक है, ये चीज हमको दिखाना है। चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमें दिया जाता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, और जो हमें मैक्सिमा या मिनिमा दिया जाता है वही हमारा फलन है। तो इसमें फलन कौन हुआ, किसको उच्चिष्ट या निम्निष्ट करना है, क्षेत्रफल को उच्चिष्ट या निम्निष्ट करना है। बच्चों देख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, कौन सी आकृति दी गई, निश्चित क्या है, परिमाप निश्चित दिया गया है। निश्चित मतलब बदल नहीं सकता, वो उतना ही रहेगा। दिया कौन गया है, आयत। ठीक है, वो तो बाद में हम करेंगे, निकालेंगे आयत का ही यूज करके। इसके बाद आयत का क्षेत्रफल हम चेक करेंगे क्या उच्चिष्ट है। अगर आयत का क्षेत्रफल उच्चिष्ट है तो लंबाई और चौड़ाई बराबर आएंगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, उस केस में वर्ग हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है वो लिखेंगे। क्या दिया गया है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ये क्या है, निश्चित है। आयत का परिमाप यानी P से लिख रहे हैं, पेरीमीटर मीन्स परिमाप। क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई, और क्योंकि ये क्या है, निश्चित है, क्या है ये, निश्चित है ना। आयत का परिमाप क्या है, निश्चित है। तो एक आयत है, हमने एक आयत की परिकल्पना की है जिसकी लंबाई क्या है, x है, और चौड़ाई कितनी है, y है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं हमको पता है बराबर होती हैं। और ये क्या दिया गया है, हमें आयत का परिमाप निश्चित दिया गया है। निश्चित है तो यानी उसे, निश्चित का मतलब क्या हुआ, अचर, कांस्टेंट, बदल नहीं सकता, वो फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो हम यहाँ से, और फलन क्या है हमारा, जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट दिया जाता है, कौन दिया गया है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल
ये क्या है, उच्चिष्ट है। क्या है, उच्चिष्ट दिखाना है, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, ए से। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, x है, चौड़ाई कितनी है, y है, और यही हमारा फलन है, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो हमारा फलन आया, आयत का क्षेत्रफल है, वर्ग की बात ही नहीं करनी है, हमको ये दिखाना है आयत का परिमाप निश्चित दिया गया है, हमको आयत का क्षेत्रफल उच्चिष्ट दिखाना है, ठीक है। और जब उच्चिष्ट वो हो जाएगा तब हम देखेंगे कि जो लंबाई थी वो चौड़ाई के बराबर आ गई है, और लंबाई चौड़ाई के बराबर हो जाएगी तो वो वर्ग हो जाएगा, चारों भुजाएं बराबर हो जाती। अब देख सकते हैं हम यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, तो इसलिए हम एक वेरिएबल को हटाएंगे, x और y को हटाएंगे। किसका यूज करके हम हटाते हैं, जो हमें दिया जाता है, कांस्टेंट दिया जाता है। तो यहाँ से हमें दिया क्या गया है कि 2 का अंदर गुणा कराएंगे 2x, और रहने दीजिए गुणा ना कराइए, 2 ब्रैकेट में x प्लस y बराबर हमें क्या दिया गया है, k कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है तो k मान लिया गया, परिमाप कांस्टेंट है, k मान लिया गया। अगर हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 2k के बटे में आ जाएगा, तो k/2 हो जाएगा, और 2k के बटे में आएगा k/2, x बचा, x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब y का मान यहाँ पर चेंज कर लेंगे, x ब्रैकेट में y का मान कितना आया है, k के बटे में 2 माइनस x, अंदर हम गुणा कराएंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, kx/2 माइनस का x²। देख सकते हैं जो a है वो केवल x का फंक्शन है, तो जो फंक्शन हमारा मिला है वो किसका मिला है, देखिए x का ही तो मिल गया। इसमें फंक्शन x और y का ही था, तो फंक्शन एक ही होना चाहिए, x ही होना चाहिए, ताकि उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर दें, इसका अवकलन। तो अब डिफरेंटिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, a का डिफरेंटिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो d dx ऑफ a हो जाएगा। यहाँ पर देखिए k/2 तो कांस्टेंट ही है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस x² का होता है 2x। अब ये कितना आ गया हमारा, k/2 माइनस 2x, ये मिल गया। अगेन डिफरेंटिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2 dx2 ऑफ a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k/2 तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में 1, सॉल्व करने पर ये कितना आया, माइनस का 2 आया। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए प्रतिबंध क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन की क्या होती है, वो हमेशा 0 होती है। तो फंक्शन हमारा एरिया दिया गया है वो 0 हो जाएगा। तो कितना आया था, डी dx ऑफ ए कितना आया हमारा, k/2 माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 0 है। इसको इधर लाएंगे तो 2x पॉजिटिव हो जाएगा, k/2। अब 2 को नीचे भेज देंगे तो x की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते कितना आ गया, k/4। अब x बराबर k/4 पर हम इसका मान निकालेंगे, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव में मान रखेंगे हम x का, देखते हैं क्या आता है, कितना है x का मान, k/4 आया है, और इसमें रखेंगे तो ये मान क्या आएगा, -2 ही आएगा, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव में x है ही नहीं। चाहे 0 डालेंगे तब भी -2, 4 डालेंगे तब भी -2, अगर k/4 डालेंगे तब भी -2। -2 मतलब इसका चिन्ह कैसा आया, ऋणात्मक आया, और ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है, ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है हमें हमेशा, सेकेंड डेरिवेटिव का ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि x बराबर k/4 पर फलन क्या है, उच्चिष्ट है। फलन कौन था, एरिया बनाना था फलन को, तो देखिए एरिया उच्चिष्ट आ गया कि नहीं आ गया, उच्चिष्ट है, ये सिद्ध करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया बच्चों, ठीक है। ये तो सिद्ध हो गया पहला। जब एरिया उच्चिष्ट होगा तो उस केस में जो आयत है वो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है, ये दिखाना है। और वर्ग बन रहा है तो वर्ग के लिए क्या होता है, जो लंबाई होती है, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सभी भुजाएं यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएंगी, लंबाई x मानी गई, चौड़ाई y, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो x हमारा कितना आया है, x हमारा आया है k/4 आया है। अब हमको किसको निकालना है, अब हमको निकालना है y का मान। तो समीकरण 1 का यूज करेंगे, समीकरण 1 से y बराबर कितना दिया गया है, k/2 माइनस का x, x कितना हमारा k/4,
अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा रहे हैं ताकि हर बराबर हो जाए। तो 2 दूना 4 बराबर हो गया। 2k में से k घटाएंगे कितना आएगा, k बचेगा। डायरेक्ट ऊपर 2k से k घटाएंगे k बचेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो x और y है वो दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं अधिकतम मतलब उच्चिष्ट, अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होता है। कब? लेकिन कब? जब परिमाप क्या दिया जाए, निश्चित। ये प्रूव्ड हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते। कह रहा यदि आयतों का क्षेत्रफल निश्चित है, अब इसमें आयत का क्षेत्रफल निश्चित कर दे रहा है, तब न्यूनतम परिमाप वाला एक आयत वर्ग होता है। न्यूनतम परिमाप वाला आयत क्या होता है, एक वर्ग होता है। ये चीज दिखाना है। तो अब की बार निश्चित किसको किया गया है, आयत ही है, आकृति आयत ही है, लेकिन किसको निश्चित किया गया है, क्षेत्रफल को। न्यूनतम क्या है हमारे पास, न्यूनतम हमारा परिमाप है, और जो भी न्यूनतम या अधिकतम होता है वही हमारा फलन है। तो फलन अब की बार कौन बना, आयत का परिमाप। तो फलन हमारा कौन है, फलन अब की बार है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप ही है फलन। ठीक है, और आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप को p से लिखते हैं। ये बराबर होता है कब, जब हम आयत एक मान ले रहे हैं और जिसकी लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है, y है। ये क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई आयत का परिमाप। हम पहले ही वीडियो में ये चीजें कराए हैं। ठीक है, फार्मूले को। अब दिया क्या गया है कि आयत है, आयत का क्षेत्रफल निश्चित है। निश्चित है मतलब ये बदल नहीं सकता है। ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, a से लिखते हैं, जो कि क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी मानी गई है, x, चौड़ाई कितनी मानी गई है, y। ठीक है, और ये हमें क्या दिया गया है, निश्चित दिया गया है। निश्चित का मतलब ये कांस्टेंट है, ये बदल नहीं सकता, ये फिक्स है। और जो फिक्स है तो इसके लिए ये कांस्टेंट है, तो क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। ठीक है ना। तो अब की बार पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा ही है, तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्स वाई हम कह सकते हैं किसके बराबर आया यहाँ पर, कांस्टेंट। कांस्टेंट है एक्स वाई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को किससे माना गया, के से माना गया। ठीक है, ये अब की बार क्षेत्रफल कांस्टेंट है। अब की बार क्षेत्रफल दिया गया है, तो जितने भी दिए गए क्षेत्रफल में जितने भी आयत बनेंगे, दिए गए क्षेत्रफल में, जैसे दे दिया जाए 100 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया, एक क्षेत्रफल है, आकृति है 100 मीटर स्क्वायर की, वो भी आयताकार। अब उसमें हमको कोई एक ऐसा परिमाप बनाना है, उसका ऐसा एक परिमाप लेना है कि वो सदैव सभी में न्यूनतम आए। इससे 100 मीटर स्क्वायर एरिया से जितने भी हमको परिमाप बनाने, न्यूनतम बनाने हैं, न्यूनतम बनाने हैं। अगर न्यूनतम बनाने जाएंगे तो वहां पर वो आयत क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। क्या न्यूनतम बनाने जाते हैं, परिमाप को। ठीक है, तो आज क्षेत्रफल हमें दिया गया है, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली कोई आकृति है, आयताकार है, उसको हमको आकृति किसमें बनानी है, न्यूनतम परिमाप बनानी है। तो जितने भी न्यूनतम परिमाप बनेंगे उसमें जो है आयत एक वर्ग होता है। जो सबसे न्यूनतम आकृति वाला परिमाप बनेगा, सबसे न्यूनतम परिमाप वाला जो आयत बनेगा, सबसे न्यूनतम परिमाप वाला आयत, सबसे न्यूनतम परिमाप वाला आयत क्या होगा, वो वर्ग हो जाएगा। यानी उस केस में लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएंगी, उसकी समान हो जाएंगी। तो सेम वही चीज है, बस केवल और केवल क्या बदला है, पहले वाले में फलन हमारा क्षेत्रफल था, इस वाले में फलन हमारा आयत का परिमाप है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर परिमाप हमारा p से हम लेकर के चल रहे हैं, कितना है, 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई। अब हम देख सकते हैं परिमाप में कितने फलन है,
कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है, क्योंकि x और y को ही तो हम बदलेंगे, लंबाई और चौड़ाई को ही जब बदलेंगे तभी तो परिमाप न्यूनतम बनेगा। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ही तो न्यूनतम बनाती हैं परिमाप और क्षेत्रफल को। तो ये दोनों के दोनों वेरिएबल हैं यानी चर हैं, तो किसी एक को तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि 2 चरों का हमको नहीं लेना है। फलन में केवल कितने चर होते हैं? 1 चर होते हैं, इसमें 2 हैं, तो 1 को बदलेंगे। किससे बदलते हैं? जो हमें दिया जाता है। जैसे हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? k के बटे में x। इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देंगे? फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट का हम यूज करेंगे, तो यहाँ से p का मान कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट x तो हमारा x ही रहेगा और y हमारा कितना हो जाएगा? k के बटे में x। अब हम इसका डिफरेंटिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो p का x के रिस्पेक्ट में अवकलज क्या होता है? d dx ऑफ p। 2 तो कांस्टेंट है, ये ऐसे लिखा रहने देंगे। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 और प्लस k क्या है हमारा? कांस्टेंट है। गुणा में कितना बचा? 1/x। बटे के x का अवकलन क्या होता है? बटे के x का अवकलन होता है सदैव -1/x²। याद रखिए, बटे के x का अवकलन -1/x² होता है। तो इसे लिख सकते हैं कैसा आया ये? 2 ब्रैकेट 1 प्लस माइनस का गुणा माइनस, ऊपर k और नीचे क्या बचा? x²। अब इसका अगेन डिफरेंटिएशन करते हैं, तो अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा? आपकी बार सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा d2 dx2 ऑफ p इज इक्वल्स टू 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। 1 कांस्टेंट नहीं है, चर है। x का मान बदलने ना बदलने से 1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। x मान में हम चाहे जो भी रखें 1 तो 1 ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट है, तो इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा। फिर माइनस का k लिखा है, k तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि k हमें दिया गया था, जो दिया गया है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, गुणा में बटे के x² का क्या होता है? माइनस का 2/x³ होता है अवकलन। देखिए d dx ऑफ x 1/x से ऊपर जाएगा, x की 1/x² है ना, ऊपर जाएगा x² -2 हो जाएगा। अवकलन करेंगे -2 आगे x की पावर 2 -1 nx की पावर n -1। अगर हल करेंगे तो -2 1 माइनस का 3 बटे में आएगा, तो x की घात +3। देखिए यही आया है। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 गुणा के 0 तो कोई मतलब नहीं, तो 2 प्लस का और k के बटे में कितना आया? x², यानी ये कितना आया? 4k/x²। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करते हैं? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है हमारा क्या है? d dx ऑफ p, वो हमेशा क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास कितना है? 2 ब्रैकेट में 1 - k/x², वो किसके इक्वल होगा? 0 के। 2 को 0 के बटे में डालेंगे तो 1 - k/x² किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। 2 0 के बटे में जाएगा 0 हो जाएगा। ये माइनस का खंड है, इधर आएगा तो प्लस का, तो k/x² किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। ठीक है, x² को इधर लाएंगे तो x = k हो गया, यानी x = कितना आ गया? √k। वो प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं, √k आया, ये चीज़ याद रखिए। x का मान कितना आया? √k। अब हम क्या करते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव का चिन्ह देखते हैं कैसा आया। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव का चिन्ह कहाँ पर हमको देखना है? x बराबर √k पर देखना है। तो बराबर में 4k अपान x का मान कितना है? देखो x² है, x² का मान तो k है, तो k रख देंगे, k से k कैंसिल। क्या आया चिन्ह? पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव हमेशा किसको प्रदर्शित करता है? न्यूनतम को। तो x बराबर कहाँ पर? √k पर कौन? फलन। फलन कौन था हमारा? फलन हमारा था आयत का परिमाप। क्या होगा? न्यूनतम होगा, यानी निम्नतम होगा, निम्निष्ठ है कि नहीं? निम्निष्ठ। और यही हमको दिखाना था। परिमाप क्या है? न्यूनतम है, निम्निष्ठ है। फलन हमारा परिमाप था, तो x बराबर √k पर
फलन यानी कि आयत का परिमाप निम्निष्ठ है। अब निम्निष्ठ है तब वो आयत क्या बन जाएगा, न्यूनतम परिमाप वाला आयत ही क्या होता है, वर्ग होता है। बताया वर्ग है, और वर्ग अगर ये बना इस केस पर वर्ग बना तो जितनी इसकी लंबाई है वही उसकी क्या बन जाएगी, चौड़ाई बन जाएगी। लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएंगी। तो लंबाई कितनी है, x कितनी आई, √k आई है कि नहीं आई है। y का मान कितना आएगा, तो y इज इक्वल्स टू किसका यूज करेंगे, समीकरण 1 का फर्स्ट से क्या है, k के बटे में x हमारे पास कितना दिया गया बच्चों, x दिया गया √k, x दिया गया है √k, तो √k से भाग कराएंगे k को तो कितना आ जाएगा, √k ही तो आएगा। ठीक है, √k से गुणा, √k से भाग, √k k बन जाएगा, k से k कैंसिल। y का मान भी देख सकते हैं यहाँ पर कितना आया, √k आया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो x है और y है दोनों के दोनों क्या हो गए, √k हो गए। तो अतः हम कह सकते हैं कि न्यूनतम परिमाप वाला आयत कब, जब क्षेत्रफल निश्चित होगा तब। तो क्षेत्रफल निश्चित होगा तब न्यूनतम परिमाप वाला कौन, आयत एक वर्ग होता है, बस यही था इसका आंसर, कुछ है नहीं, बस जो दिया गया वो चीज़ देखना है, और जो हमको मैक्सिमम या मिनिमम जिसका मान निकालना वो फलन होता है। फलन में सबसे पहले देखते हैं कि 2 वेरिएबल तो नहीं है, अगर 2 वेरिएबल हैं तो एक को हटाना है, किससे हटाना है, जो हमें दिया गया है उससे हम इंटरचेंज करके बदल करके हम अवकलन कराएंगे। फर्स्ट जिसका फंक्शन बन जाएगा, x का बन रहा है तो x के रिस्पेक्ट में, y का बन रहा है तो y के रिस्पेक्ट में अवकलन कराएंगे, 2 बार अवकलन कराएंगे, फिर इसके बाद x की वैल्यू वहाँ से निकालेंगे और उसको डालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में, चिन्ह देखेंगे कि कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है तो निम्निष्ठ, माइनस आ रहा है तो उच्चिष्ट, बस यही चीज दिखाना था। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान से आसान मेथड से देखेंगे, आसान भी है। ठीक है, बस एक बार पकड़ना जानो कि क्या पकड़ना है क्या करना है, बस बाकी कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि 7वां कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए आयतन के शंक्वाकार डेरे में, एक कोई सीधा सीधा यहाँ से पकड़ना है बात, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए आयतन के शंक्वाकार डेरे में न्यूनतम कैनवस लगेगा, न्यूनतम कैनवस लगेगा यदि, कब लगेगा, उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी हो। तो ऊंचाई आधार की त्रिज्या यानी r की कितने गुना है, √2 गुना है। ठीक है ना, ये हमको, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सबसे पहले जो हमें अधिकतम और न्यूनतम दिया गया फलन को ढूंढेंगे। तो क्या अधिकतम और न्यूनतम करना है, न्यूनतम कैनवस, कैनवस का मतलब समझ सकते हैं, जैसे टेंट में जो पर्दा वगैरह लगाया जाता है वही कैनवस है। ठीक है ना, जो आर्मी लोग लगाते नहीं तंबू, वही है कैनवस। ठीक है, कैनवस कहीं पर भी लिखा हो तो उसका मतलब हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल से होता है बच्चों। किससे होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल से होता है। कक्षा 10 में तो हम लोगों ने पढ़ा भी था इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो हमारा फलन है सबसे पहले वो देखते हैं कौन है, ऊपर थोड़ा सा नीचे देखें, फलन क्या है इसमें। फलन अधिकतम और न्यूनतम क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैनवस को। तो किसकी आकृति है बच्चा, शंकु की, शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार का, शंकु का कौन, कैनवस, न्यूनतम कैनवस मतलब न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, यही हमारा फलन है। होता क्या है, πr_l। ठीक है, तो हमें दिया क्या गया है, दिया गया है शंकु का आयतन। आकृति शंकु के है तो आयतन तो शंकु का ही होता।
दिए हुए आयतन, यानी दिया गया है, यहाँ आयतन नियत है, तो जो दिया है वो क्या है, शंकु का आयतन दिया गया है। आयतन नहीं बदलना, आयतन मतलब जो स्थान घेरता है वही उसका आयतन होता है, कोई भी वस्तु, ये मार्कर जितना स्थान घेरेगा वही इसका आयतन। शंकु का आयतन ये दिया गया है, जो दिया जाता है शंकु का आयतन, आयतन को किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों, V से, कैपिटल V से लिखते हैं ना, छोटा वाला भी वेग होता है। वैसे इसमें भी वेग था पहली एक्सरसाइज में। क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई r स्क्वायर h। r है इसकी त्रिज्या, h है शंक्वाकार डेरे की ऊंचाई और l है इसकी तिरछी ऊंचाई। शंकु किस आकृति का होता है, शंकु ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इसकी आधार की त्रिज्या, और ये हो गई इसकी ऊंचाई, और ये हो गई इसकी तिरछी ऊंचाई, ठीक है। और ये होता था अर्ध शीर्ष कोण, उसकी वैसे जरूरत नहीं तो कोई मतलब नहीं आता। ये क्या है, हमें दिया है, ये हमें दिया गया है। जो हमें दिया गया होता है वही क्या होता है, कांस्टेंट, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी आयतन क्या होता है, कांस्टेंट। इसमें कोई भी मान आप घटाए बढ़ाएं, लेकिन V जो होता है टोटल ओवरऑल, इसका टोटल ओवरऑल जो कैलकुलेशन है निकल के आएगा लास्ट में। वो अगर 100 मीटर क्यूब है तो वो लास्ट में 100 मीटर क्यूब ही आएगा। आप चाहे R और H कुछ भी बदलते रहिए, कुछ भी बदलते रहिए, वो लास्ट में 100 ही आएगा। यानी ये तो पूरी की पूरी ये वैल्यू कांस्टेंट हुई, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हुई, कांस्टेंट। और कांस्टेंट को किससे लिखते हैं, K से लिखते हैं, ठीक है। तो हमें यहां से दिया क्या गया है, अगर हम यहां पर देखें R स्क्वायर H की वैल्यू निकालेंगे, R स्क्वायर H की वैल्यू, तो 3 चला जाएगा ऊपर, 3 का ऊपर ले गए तो 3V, और पाई को कहाँ लाएंगे, नीचे, जो नीचे है वो जाएगा ऊपर, जो ऊपर है वो आएगा नीचे, ठीक है। देखो क्या 3 क्या है, कांस्टेंट है, वो तो बदलेगा नहीं। पाई भी क्या होता है, मान फिक्स रहता है 3.14, तो ये भी कांस्टेंट होता है। और यहाँ से आयतन क्या दिया गया है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये इसी को हम क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं। वहां पर वो पूरी वैल्यू ना मानेंगे, यहाँ पर K मानेंगे इस पूरी वैल्यू को। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि V जब कांस्टेंट है तो 3 और पाई तो कांस्टेंट रहते ही है ना। तो हमको क्या चाहिए, यहां से क्या मिल गया, R स्क्वायर H। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम अभी नहीं, थोड़ी एक लाइन और देख लेते हैं कि जो R स्क्वायर H है वो भी कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि V इक्वल्स टू 1/3 पाई R स्क्वायर H कांस्टेंट है, तो R स्क्वायर H भी क्या होगा, कांस्टेंट, यानी K के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से H की वैल्यू निकालेंगे तो कितने के बराबर, हमेशा कम घात वाला लेकर के चलना है। तो कम घात किसकी, R की, H की है, तो कम वाली की यहाँ से निकालेंगे हम, तो R स्क्वायर बटे में जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। क्यों आया अभी हम आगे देखेंगे। फलन हमारा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व मतलब टेढ़ी रेखा, ये वाला ऊपर वाला भाग। तो ये क्या होता है, पाई RL। अच्छा देखेंगे तो इसमें न्यूनतम फलन है ये, तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं, इसकी आकृति में R और L और H, ये तीनों के तीनों वेरिएबल हैं। क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं दिया गया, हमें केवल आयतन दिया गया, तो फिर H और R बढ़ाने घटाने से तो L तो घट ही बढ़ सकता है, L तो बदल जाएगा ना, ठीक है। तो L भी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, R भी कांस्टेंट नहीं है, तो C में कितने फलन, C में कितने वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल आ गए। तो एक को हटाइए, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि L स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, इधर अंडर रूट। तो L को हम चेंज कर रहे हैं किससे, पाई R गुणा अंडर रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर में चेंज किया, लेकिन फिर भी अभी भी कितने इसमें मान हैं, 2 वेरिएबल हैं, 2 चर राशियां, एक तो R है और दूसरा H और तीसरा L है, तो तीनों में से कोई एक लेना है। तो R और H अभी भी 2 हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि H का मान K के बटे में R स्क्वायर होता है, और वो यहाँ पर हम रख देंगे। तो C बराबर कितना हो जाएगा, पाई R गुणा
अंडरवुड में के के बटे में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। ठीक है ना, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं। अब देख सकते हैं जो c है हमारा, c हमारा है वो r का ही फंक्शन है। क्यों? क्योंकि k तो कांस्टेंट है, k हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट था तभी तो k माना गया था। जब कांस्टेंट थी ये वैल्यू तभी तो ये k माना गया। ठीक है, वैसे ये k क्या है, 3v/π ही है। आसान करने के लिए इसे हमने k रख दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक अच्छी सी बात यहां पर बता रहे हैं, कभी भी यहां पर हम वर्ग करने जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा कि वर्ग क्यों कर रहे हैं। वर्ग करने से, दोनों ओर वर्ग करने से, तो वर्ग करेंगे तो c का वर्ग क्या होता है, c स्क्वायर, और पाई का वर्ग पाई स्क्वायर, r का वर्ग r स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचा कौन, k/r स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस का r स्क्वायर। अब ये जो c स्क्वायर है, इसको हम क्या मान लेते हैं, डायरेक्ट z मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं। क्योंकि अगर z का मान उच्चतम निम्नतम होगा तो इसके स्क्वायर का भी मान क्या होगा, उच्चतम या निम्नतम। भाई अगर कोई एक x है राशि, अगर x का मान हम उच्चतम लेंगे तो इसका स्क्वायर भी सदैव क्या आने वाला है, उच्चतम आने वाला है। अगर x का मान छोटा लेंगे तो इसके स्क्वायर का मान क्या आने वाला है, छोटा आने वाला है। तो वही चीज है, अगर z छोटा या बड़ा होगा तो c स्क्वायर भी छोटा बड़ा हो जाएगा। c स्क्वायर यही z ही है, बस कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे डायरेक्ट c भी लिख सकते हैं, कोई वैसे दिक्कत नहीं। बस ये बात पकड़ना, कहीं पर भी रूट लगा हो गुणा में तो हम वहां पर वर्ग करते हैं ताकि रूट हट जाए और फलन आसान बन जाए। तो ये चीज करना है इसमें हमें। ठीक है, तो उच्चतम निम्नतम के लिए अगर z का मान हमें उच्चतम या निम्नतम मिल रहा है तो इसका स्क्वायर वाला पार्ट भी उच्चतम या निम्नतम होगा। इसे आप c भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन z लिख दीजिए, आसान रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, अब हम यहाँ पर अंदर गुणा कराएंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर गुणा हो जाएगा, पाई स्क्वायर r स्क्वायर गुणा किससे कराना है, ब्रैकेट खोलेंगे k स्क्वायर, r की पावर कितनी हो जाएगी, r का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस अंदर इसके साथ गुणा कराएंगे तो पाई स्क्वायर r की पावर 4 हो जाएगा, है ना। अब इस स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम करेंगे इसका डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि फंक्शन जो z है वो किसका है, r का ही है। जो फंक्शन हमारा मिला है वो किसका मिला है, r का मिला है। z जो फंक्शन है वो r का है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अच्छा, बचा क्या एक लाइन में और यहाँ पर देख लेते हैं। ऊपर कौन बचा, पाई स्क्वायर k स्क्वायर के बटे में r स्क्वायर और प्लस का पाई स्क्वायर r की पावर 4। आप चाहें यहाँ से तो पाई स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा ddr ऑफ z इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, बचा कौन, 1/r स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर k स्क्वायर कांस्टेंट है, 1 बटे के r स्क्वायर का अवकलन माइनस का 2/r³ होता है बच्चों, अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, और प्लस का पाई स्क्वायर कांस्टेंट है और r की पावर 4 का मतलब 4r³। तो ये कितना हो जाएगा, आगे हल करेंगे तो माइनस का 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर के बटे में कितना है, r³ है, और प्लस का यहाँ पर 4 पाई r³ है। अब अगेन डिफरेंटिएशन करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए होती ना, विद रिस्पेक्ट टू किसका है, फंक्शन r का है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये d2 dr2 ऑफ z इज इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, पाई 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर गुणा बटे का r³ क्या होता है, माइनस का 3/r की पावर 4। भाई r बटे का है r³ नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा,
इसका डेरिवेटिव करते हैं आर के रिस्पेक्ट में, तो जो घात होती एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, -3 -1 माइनस का 4 बटे के नीचे आएगा, बटे के नीचे आएगा तो 4 प्लस का हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? वही -3 बटे आर की पावर 4 प्लस का ये घात आगे आ जाएगी तो 4 तियाँ 12 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, एक कम हो जाएगी। हल करेंगे तो ये कितना आया, माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6 पाई स्क्वायर के स्क्वायर अपान आर की पावर 4 प्लस 12 पाई आर स्क्वायर। ये मिल गया हमें सेकेंड डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा किसके इक्वल रखी जाती है, जीरो के। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारी है डी डी आर ऑफ जेड, ये जीरो के इक्वल होगी बच्चों, है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है कितनी हमारे पास, ये हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है, माइनस का 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर के अपॉन में आर क्यूब और प्लस का 4 पाई आर क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। ये पूरा पार्ट माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4 पाई, बच्चों यहाँ पर पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, ठीक। तो ये माइनस इधर आएगा तो पाई स्क्वायर, तो ये पाई 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर के अपॉन में आर क्यूब। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 2 1 2, 2 दूना 4, आर क्यूब की वैल्यू हमको चाहिए, आर क्यूब इधर जाएगा तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, आर की पावर 6, 2 को नीचे ले आएंगे तो बराबर में क्या हो गया, के स्क्वायर के बटे में 2, ये आर की पावर 6। अगर हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालने जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, के स्क्वायर अपान 2 की होल पावर 1/6, यहाँ से यहाँ पर आएगी तो बटे में घात हो जाती है, ये हमारी आर हो गई। यहाँ से आर की वैल्यू हमें मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई। अब सेकेंड डेरिवेटिव में आर का मान रखते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव हमारा क्या है, d2r ऑफ d2 di2 ऑफ जेड है। ये कहाँ पर हमको निकालना, आर बराबर पॉजिटिव मान है, के स्क्वायर के बटे में 2 की होल पावर 1/6 पर आर की पावर 4, आर का मान पॉजिटिव है तो आर की पावर 4 भी पॉजिटिव होगी। आर स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर है, मान चाहे जो भी हो, इस पावर 4 लगी है, पावर 2 लगी है, समघात है तो मान तो धनात्मक होगा, और क्योंकि यहाँ पूरा मान धनात्मक है तो इनकी पावर 4 समघात के लिए भी मान वही रहता है, धनात्मक रहता है। तो ये मान पूरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव हमेशा क्या दिखाता है, पॉजिटिव। अतः हम कह सकते हैं कि आर बराबर के स्क्वायर के बटे में 2 की होल पावर 1/6। वैसे के है क्या हमारा, के है हमारे पास 3v/पाई, पर फलन हमारा कौन था, फलन था शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फलन था, है ना। फलन क्या होगा, प्लस का आ रहा है तो निम्निष्ठ होगा, निम्नतम होगा, निम्निष्ठ या निम्नतम होगा। ये प्रूव्ड हो गया। अब अगला हमें यह दिखाना था कि जो ऊंचाई है h, वो आधार की त्रिज्या यानी कि r का कितना गुणा है, √2 गुणा है, ये हमको दिखाना था, ठीक है। तो इसे हम इरेज किए दे रहे हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वैसे। तो अब इसे इरेज किए दे रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो r का मान हमें कितना मिला बच्चों, के स्क्वायर के बटे में 2 की होल पावर, अच्छा ये 6 इधर ही ले लेते हैं, r की पावर 6, और समीकरण 1 का यूज करेंगे। तो r की पावर 6 बराबर, भाई यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर पावर ले आएंगे, बटे में थी, यहाँ पर ऊपर चली जाएगी। k का मान कितना है, समीकरण 1 से देख सकते हैं, k का मान कितना, r²h। तो k का मान हम रखे हैं, k का मान कितना है हमारे पास, r²h।
होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर के बटे में 2 है, तो ये कितना हो जाएगा r की पावर 6 बराबर ये दोनों का स्क्वायर r की पावर 4 और इंटू h स्क्वायर के बटे में 2। अच्छा कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, r की पावर 4 कैंसिल कर देगा इसको, कितनी पावर बचेगी 2, 2 को इधर ले आएंगे तो h स्क्वायर का मान मिल जाएगा, r 2 को इधर गुणा करा रहे हैं किसके साथ, r स्क्वायर के साथ। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, h बराबर निकालेंगे 2 रूट के बाहर आएगा तो अंडर रूट 2, r स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो r। देखिए ऊंचाई जो है त्रिज्या की कितनी गुनी है, अंडर रूट 2 गुनी है, यही क्या हो जाएगा इसका प्रूव्ड। ठीक है, ये था इसका सॉल्यूशन। अगला वाला भी देख लेते हैं, चलिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज में तो अभी आगे और भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी दिए हुए वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज, अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। तो अब की बार हमें कौन दिया गया है, कौन दिया गया क्षेत्रफल, मतलब कौन अधिकतम या न्यूनतम दिया गया, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का। किसका क्षेत्रफल अधिकतम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और दिया क्या गया है, दिया गया है हमें एक कोई वृत्त है। तो गिवन हमारा क्या है, वृत्त। अगर वृत्त दिया गया है तो जाहिर सी बात, वृत्त दिया गया तो उसकी त्रिज्या कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि वृत्त में केवल और केवल क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो यहां पर कांस्टेंट कौन जाएगा, त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या मानेंगे हम, r, वो क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, किसी दिए हुए वृत्त में, तो एक कोई वृत्त दिया गया है, इसमें अधिकतम क्षेत्रफल वाला, इसमें जितने भी त्रिभुज बनेंगे, जितने भी त्रिभुज बनेंगे, चाहे जितने आप त्रिभुज बनाइए, चाहे जितने आप त्रिभुज बनाएं, जिसका एरिया अधिकतम होगा, जितने भी इसमें त्रिभुज बनेंगे उन सभी त्रिभुजों में जिसका एरिया सबसे अधिकतम होगा वो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो किसी दिए हुए वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो त्रिभुज होता है वो सदैव कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है बच्चों। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, वो तो बाद की बात है, पहले हम अधिकतम क्षेत्रफल निकाल तो ले कि क्षेत्रफल अधिकतम है त्रिभुज का। तो पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त लेते हैं, ये वृत्त है। ठीक है, इसमें एक त्रिभुज बना रहे हैं, वृत्त में ही क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, और ये वृत्त का क्या है बच्चों, केंद्र है। ये वाली भुजा हम क्या मान रहे हैं, y, और केंद्र से जब लंब डाला जाता है किसी भी, भाई ये सभी जो त्रिभुज बन रही हैं, जो भुजाएं त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं वो सभी जीवाएं हैं। त्रिभुज का नाम दे रहे हैं ABC। हमको दिखाना या तो तीनों भुजाएं बराबर हो या तो तीनों कोण 60-60 अंश के हो। तो ये हमारा केंद्र O है, इससे जो भी लंब डाला जाता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी अगर इसका एक भाग x है, ये लंब हमने d डाल दिया, इसका एक भाग x है तो दूसरा भाग भी क्या होगा, x होगा। ये कक्षा 9 की है, पहले तो कक्षा 10 में था, लेकिन अब जो है जब से NCERT लागू हुआ ये कक्षा 9 की हो गई। अब इसको क्या करेंगे, हम ऊपर मिला देंगे। वैसे ये हमारी त्रिज्या है और ये इतनी लंबाई जो है ये पूरी, ये y मानेंगे बच्चों, ये y नहीं मान रहे हैं हम, ये वाली पूरी लंबाई क्या मान रहे हैं, y, यहाँ तक।
ठीक है, ये हमारा डी है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, फलन बाद में लिखेंगे, पहले माना लिख लें। माना जो एक त्रिभुज है ABC में, त्रिभुज ABC में जो हमारी CD भुजा है, CD को हमने क्या मान लिया, y, और जो AD है, AD बराबर DB, वो क्या मान लिया, x। वैसे ये टोटल AB तो 2x हो जाएगी, ठीक है। अब ये बराबर क्यों है, क्योंकि केंद्र से जब भी कोई लंब डाला जाता है तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये x गया तो ये भी x जाने वाला है। ये पूरी भुजा अगर मिलाएंगे तो ये व्यास बन जाएगी, इसका नाम E दिए दे रहे हैं। जो CE है वो क्या है, वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास D जो होता है वो कितने R के बराबर होता है, 2R के बराबर होता है। तो हमारा CE जो है वो कितने R के बराबर है, 2R के बराबर है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिए दे रहे हैं, R कांस्टेंट है यहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ से एक थ्योरम देखते हैं। किसी भी वृत्त में, ध्यान से देखिए इधर, ये एक वृत्त ऐसे बना है, 2 यदि जीवाएं एक दूसरे को काट रही हैं, 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं जो काट रही हैं, तब उनका गुणनफल जो होता है, यानी ABCD जो नाम है उनका उसी के आधार पर दिए दे रहे हैं। जो ऊपर नाम है वही के, ये C था, ये E था और ये क्या था, D था। जब 2 जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब उनमें जो बिंदु है, ये जो बिंदु D है, ये जीवाओं के गुणनखंड को बराबर करता है। अर्थात इस D जो है AB को 2 भागों में बांट रहा है। पहला कौन है, AD, और दूसरा कौन है, DB। इसका जो गुणनफल होता है वो सदैव बराबर होता है CD गुणा DE के। ये याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि 2 जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं किसी बिंदु पर, ये कक्षा 9 की जो मैथ है उसमें है, वृत्त में ये थ्योरम है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये जानिए, ठीक है। अगर 2 जीवाएं एक दूसरे को काट रही हैं, D पर काट रहे हैं, तब AD गुणा DB जो होता है वो CD गुणा DE के बराबर होता है। ये चीज याद रखिए। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं प्रमेय से, प्रमेय क्या है, AB और CE जीवा को कहां पर काट रही है, एक दूसरे को D पर, तब AD गुणा DB जो होगा, AD गुणा DB जो होगा वो बराबर होगा CD गुणा DE के। CD गुणा DE, CD गुणा DE के, ठीक है। तो AD हमारे पास कितना है बच्चों, AD है x गुणा DB कितना है x। क्यों कर रहे हैं आगे अभी देखते चलिए। CD कितना है हमारे पास, CD बच्चों हमने y माना है, गुणा DE क्या हमको पता है, नहीं पता, DE हम निकालेंगे। तो यहां से DE कितना आएगा बच्चों, DE आएगा x गुणा x स्क्वायर, और y को x स्क्वायर के बटे में डालेंगे, ये हमें मिल गया DE। अब क्योंकि जो CE है वो बराबर किसके हैं, CD प्लस DE के है कि नहीं भाई। CE को हम तोड़ सकते हैं, CD प्लस DE। तो यहां से हम कह सकते हैं CE जो हमारा है वो कितना है, 2R है। CD कितना है हमारे पास, CD हमने y माना है, प्लस DE अभी हमारे पास आया, कितना आया है, x स्क्वायर अपॉन y। ठीक, कोई दिक्कत। अब इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 2R इज इक्वल्स टू, इसका गुणा इधर से ये y स्क्वायर प्लस ऊपर x स्क्वायर के बटे में कितना है, y को इधर भेज रहे हैं, हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। y को इधर भेजेंगे तो हमारे पास 2RY इज इक्वल्स टू कितना हो गया,
2RY इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो बराबर होता है कितना, इधर आएगा वाई स्क्वायर 2RY माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 2RY माइनस का वाई स्क्वायर। ये मिल गया हमारा x मिल गया ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ये जो ACD त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ACD एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और हमने बताया था त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे लिखने से कोई मतलब नहीं। वैसे हमको निकालना है त्रिभुज, क्या लिया गया था, ABC त्रिभुज लिया गया था। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अच्छा, बात करेंगे पहले फलन कौन लेना है। तो अधिकतम और न्यूनतम कौन कर रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फलन हमारा कौन हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फलन कौन है हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही। त्रिभुज का क्षेत्रफल ही क्या होता है, त्रिभुज का फलन लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि वही अधिकतम और न्यूनतम दे रहा है। बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, या फिर जिसे ऊंचाई कहते हैं, लंब ही ऊंचाई होती है। चलिए क्षेत्रफल को हम A से लिख रहे हैं, 1/2 गुणा आधार क्या है, जिस पर लंब होता है। इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो इसको अब हम हटा दे रहे हैं। इस वाले त्रिभुज में हम देखेंगे तो आधार कौन है, ये लंब है हमारा, क्योंकि ये भुजा CD जो है वो AB पर लंब है, ठीक है। तो जिस भुजा पर लंब आता है वो आधार जाता है, तो हमारा ये हो गया आधार, बेस। AB कौन हो गया, बेस। 1/2 गुणा AB हमारा क्या है, बेस गुणा हाइट। इसकी ऊंचाई कितनी है, इस वाले त्रिभुज में ऊंचाई यानी लंब का कार्य कौन कर रहा है, CD। तो A बराबर 1/2 गुणा आधार, AB हमारे पास कितना है, x और x मिलकर के 2x हो जाएगा, गुणा CD ऊंचाई कितनी है हमारी, से इनको मिला दीजिए, ऊंचाई कितनी है हमारी y। 2 से 2 कैंसिल। हम यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, A जो है कितना आ गया, x गुणा y आ गया, x गुणा y। अब A में देखो 2 वेरिएबल है, एक तो x है, दूसरा y है, क्योंकि कांस्टेंट कौन है हमारा, केवल कांस्टेंट हमारा वृत्त है। दिया गया था वृत्त, यानी वृत्त की त्रिज्या कांस्टेंट है। कभी भी अगर दिए गए वृत्त की बात कर रहा, दिया गया वृत्त, दिए गए वृत्त कभी भी कहेगा तो यानी त्रिज्या कांस्टेंट है। वृत्त में त्रिज्या होती है और वही वो कांस्टेंट हो जाता है। तो x में 2 वेरिएबल आए, एक तो x, A में 2 वेरिएबल आए, एक x आया और दूसरा कौन आया, y। तो एक को बदलेंगे, किससे बदलेंगे हम, जो हमें दिया जाता है, दिया गया r, तो x को हमने देखिए r में बदल दिया। तो इतना जो बवाल चल रहा था वो दरअसल x और y के मान निकालने के लिए चल रहा था। आ रही बात समझ में, वहां पर बताते तो समझ में नहीं आता, तो इसलिए हमने यहां पर बता दिया। A बराबर x कितना हमारे पास आया, अंडर रूट में 2RY माइनस वाई स्क्वायर गुणा ये कितना है, y। अब देख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है उसमें r कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ठीक है। A में केवल y कांस्टेंट नहीं है। कौन कांस्टेंट नहीं है, y कांस्टेंट नहीं है। और y के रूप में ही फलन मिल गया कि नहीं, यानी ये जो हमारा फलन मिला है वो किसका है, y का है। अब हम क्या करते हैं, देखिए जब भी बताए थे हमने बताया था अगर वर्ग हटाना, रूट हटाना है तो वर्ग करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर, जिसको हम हमेशा क्या मानते हैं, z मान लेते हैं। चाहे a लिखो चाहे a स्क्वायर लिखो, अगर a का मान अधिकतम है तो इसके स्क्वायर का मान भी अधिकतम होगा। तो चाहे आप a स्क्वायर बराबर a करेंगे तो a का मान यदि अधिकतम है तो इसका स्क्वायर भी तो अधिकतम होगा, तो और अधिकतम होगा। अगर a का मान छोटा रखेंगे तो इसका स्क्वायर भी छोटा आएगा। आ रही बात समझ में, तो इसको z मान लेते हैं। वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, कितना बचा 2RY माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये y का स्क्वायर यहाँ पर अंदर गुणा कराएंगे तो a स्क्वायर हट करके हमने क्या लिया इसकी जगह पर z।
अंदर गुणा कराएंगे तो 2r/y³ और माइनस y की पावर कितना हो गया 4। हमको फंक्शन मिल गया। अब हम इसका डिफरेंटिएशन किए ले रहे हैं, तो डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसका फंक्शन है, y का है, y का। तो dy ऑफ z इज इक्वल्स टू 2r कांस्टेंट है, y³ का कितना होता है 3y² इंटू y का y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, माइनस y की पावर 4 कितना होता है 4y³ होगा और y का y के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक है। अब हम अगेन डिफरेंटिएशन किए ले रहे हैं, अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके y के, तो ये हो जाएगा d2 dy2 ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 तियां 6, भाई 2 तियां 6r कांस्टेंट है, y² का कितना होता है 2y होता है, माइनस माइनस 3 चौक 12 4 कांस्टेंट है, y³ का कितना होता है 3y² और इंटू y का y के रिस्पेक्ट में अवकलन 1। जो फंक्शन है उसका तो डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट में क्या मतलब, वो तो वही होगा। तो यहाँ से कितना आ गया 6 दूनी 12 12r/y माइनस 4 3 12y²। ठीक है। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो 0 के इक्वल लिया जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई जेड क्या होता है dz अपॉन dy यानी dy ऑफ z, कहने में थोड़ा y आ गया ना। तो चलिए देखते हैं कौन है हमारा 2 तियां 6 2 तियां 6 r/y² और ये माइनस का 4y³ बराबर के ले आएंगे इधर तो प्लस का 4y³ y² से यहाँ पर 1 कट जाएगा, y का मान निकालेंगे तो 6r के बटे में कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 2 तियां 6, y का मान कितना मिल गया हमारे पास 3r के बटे में 2, ये y मिल गया। तब x कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, x इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास अंडर रूट में 2r/y कितना है, इसका स्क्वायर करना y है केवल 3r/2 माइनस का y² 3 तरह की 9r² बटे 2 दूनी 4। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, तो रूट में r 3r² माइनस 9r² के बटे में 4, 4 का गुणा इधर कराएंगे, ये x की वैल्यू 4 3 12r² से 9r² घटाएंगे तो 3r² के बटे में 4, बाहर ये आएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 3, रूट के बाहर आएगा रूट लग जाएगा, r² बाहर आएगा r बचेगा, 4 बाहर आएगा तो 2 बचेगा। ये मिल गया हमें x भी मिल गया हमें, थोड़ा सा हट गया ना फ्रेम से। चलिए यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, तो 3 रूट के बाहर आ नहीं पाएगा रूट 3, r² बाहर आएगा तो r, 4 बाहर आएगा तो कितना बचेगा 2, ये x मिल गया। अच्छा, अभी हमने उच्चतम निम्नतम निकाला ही नहीं, सेकेंड डेरिवेटिव में उच्चतम निम्नतम देख ले रहे हैं, ध्यान से देखना है थोड़ा। तो सेकेंड डेरिवेटिव ये है हमारा, इसको हटा दे रहे हैं अभी। हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3r के बटे में 2 आया। यहाँ पर देखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव चेक करेंगे क्या आ रहा है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट, कहाँ पर y बराबर कहाँ पर y इज इक्वल्स टू 3r/2 पर, तो 12r y का मान कितना है 3r बटे 2 माइनस 12y² मतलब 3 तरह की 9r² बटे में 2 दूनी 4। ठीक है, चेक करेंगे यहाँ पर
2 एकन 2, 2 छंग 12, 4 एकन 4, 4 तियाँ 12, तो 6 त्रिक 18, आर का आर से गुड़ा आर स्क्वायर माइनस 9 त्रिक 27 आर स्क्वायर, घटाएंगे तो कितना माइनस का 9 आर स्क्वायर, यानी निगेटिव आया। और निगेटिव हमें क्या बताता है, फलन क्या होता है हमेशा निगेटिव, यानी y बराबर 3r/2 पर फलन उच्चिष्ट है। ये पहला प्रूव्ड हमारा हुआ। क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का वो अधिकतम क्षेत्रफल वाला, तो क्षेत्रफल अधिकतम है कि नहीं। फलन क्या माना गया था, फलन तो क्षेत्रफल माना गया था त्रिभुज का, और वो अधिकतम आया है। आया कि नहीं आया है, y के कौन से मान के लिए अधिकतम आया है, यहाँ पर है, ठीक है। तो y बराबर 3r/2 पर फलन जो हमारा माना गया था त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होगा, उच्चिष्ट। क्यों, क्योंकि जो सेकंड डेरिवेटिव हमारा है, सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या है, यहाँ पर ये करना है, ये वाला पार्ट अभी नहीं करना, सबसे लास्ट में, जब ये वाला हो जाए तब ये करना है, ऐसे। तो पहले ये करना था, ठीक है, फिर इसके बाद ये सेकेंड डेरिवेटिव, और फिर इसके बाद ये वाला, और फिर सेकेंड डेरिवेटिव पर कैसा मान आने वाला है, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव का मान कैसा होगा, बस। इतना हो गया, ये मान सबसे लास्ट में, जब ये इतना हो जाए तब ये मान देखेंगे। x बराबर √3r/2 आया है, ठीक है, -9r बताता है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ऋणात्मक है, और ऋणात्मक हमें क्या बताता है, उच्चिष्ट मान, ठीक है। अब हमको क्या बताता है, ये तो सिद्ध हो गया कि क्षेत्रफल उच्चिष्ट है। अब ये सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है वो क्या होगा, समबाहु होगा। तो समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है हमको। तो x बराबर हमारा कितना आया, √3r/2, और y बराबर कितना आया था बच्चों हमारे पास, 3r/2। अब हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में x पता है हमें, कोण क्या लेंगे A, कोण हम सिद्ध कर रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोण जो है 60-60 अंश के। कोण A के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने कर्ण, जो शेष है वो क्या है, आधार। हमें आधार पता है, x पता है, हमें y पता है, ठीक है, हमको a निकालना है। तो कौन आएगा, आधार और लंब में कौन आता है, tan आता है, tan थीटा कितना, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान कितना लेना हमको, a थीटा के सामने लंब कितना हमारे पास y, और बटा आधार कितना है x, y कितना है 3r/2 बटा x कितना है √3r/2, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, 3 को √3 से भाग कराएंगे तो √3 ही बचेगा भाई, इसको कैंसिल करेंगे तो √3 आएगा। ये किसका मान है, tan a, √3 कितने का किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान √3 होता है। तुलना कराएंगे तो a बराबर कितना आ गया, 60 अंश। ये पहला a का मान मिल गया। अब सेकंड वाला त्रिभुज ले रहे हैं ADB में, कोण कौन सा है, B वाला है, B वाला देखेंगे। त्रिभुज BDC में, A नहीं है, BDC में कोण के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने कर्ण, जो शेष है वो क्या है, आधार है। हमको कौन पता है, y और x, यानी लंब और आधार, तो tan लेंगे, tan। अब की बार थीटा कौन है, b है, थीटा के सामने लंब कौन है, y, आधार कौन है, x। y कितना है हमारे पास, y कितना 3r/2 है, और बटे में x कितना है, √3r/2, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, ये कैंसिल करेंगे तो √3, यानी √3 कितने अंश का मान होता है, tan का निकालना है, tan 60 अंश का मान। tan ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सामने tan लिखा है। तुलना कराएंगे तो b कितने अंश का आ रहा है, 60 अंश का। अब a भी 60 अंश का, b भी 60 अंश का। अब हम जानते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, किस त्रिभुज ABC में, पूरा का पूरा त्रिभुज ले रहे हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तो कोण C निकालना है। कोण A कितना आता है, 60 अंश, B कितना है, 60 अंश, C निकालना है बराबर 180 अंश। 60 60 120 इधर आएगा, घटेगा कितना बचेगा, 120 से 60 घटेगा
180 से 120 घटेगा, 60 60 120, इधर आएगा माइनस, 180 से घटाएंगे तो 60 ही तो बचेगा। कोण सी भी कितना आ रहा है, 60 अंश। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश। कोण बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। प्रूव्ड। ठीक है। ये है त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हो गए। यो आ नहीं रहा था फ्रेम में, हमने कर दिया। ठीक है, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में हम मतलब आगे के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।